हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली पीसीएस जी के करंट अफेयर विद एमसीक्यूज प्रोग्राम में। तो आज के 16 फरवरी 2024 के जो है प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आज शुरू करता हूं कल के अभ्यास प्रश्न से। इसके बाद हम देखेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और फिर चलेंगे जो है एक अंतिम अभ्यास प्रश्न की ओर। तो यही हमारा प्रारूप रहता है जैसा कि आपको पता है। तो सबसे पहले कल का एक अभ्यास प्रश्न जो आपको दिया गया था, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मैं बता देता हूँ। ये फिनलैंड की राजधानी लंदन, हेलसिंकी, पेरिस और बर्लिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था हेलसिंकी। तो बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न का जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में सही दिया है। तो हेलसिंकी किसकी राजधानी है? फिनलैंड की। तो ये फिनलैंड के दक्षिणी सिरे पर स्थित है और फिनलैंड जो है इसकी सीमा रूस से लगती है, यहाँ नॉर्वे से लगती है, साथ ही स्वीडन स्वीडन से। तो फिनलैंड की सीमा तीन देशों के साथ जो है वो लगती है और राजधानी इसकी हेलसिंकी है। यहाँ पर मुद्रा जो है वो यूरो है। और आपको कमेंट करके बताना है हाल ही में जो फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। मृग तृष्णा। मृग तृष्णा उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है? अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकीर्ण का और विवर्तन का। तो मृग तृष्णा जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होती है। इस मृग तृष्णा में क्या होता है कि आपको दूर कहीं, जैसे एक हिरन को जो है बहुत दूरी पर पानी नजर आता है, तो इसी तरह से दूर जो है वो पानी नजर आना, या धूप में जब आप देखते हैं तो इस तरह की क्रिया आपको दिखाई देती है। तो ये क्यों होती है? क्यों होती है? प्रकाश का जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अच्छा, क्या होता है कि प्रकाश जो है निचले पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा है परावर्तन क्या होता है। जैसे किसी अगर दर्पण पर आपने देखा हो तो प्रकाश टकरा करके इस तरह वापस लौट जाता है, तो ये तो होता है परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जो सरल माध्यम से सघन सरल बोल रहे हैं, सघन माध्यम से, सघन यानी डेंसर मीडियम, ठीक है। तो डेंसर जैसे कांच हो गया, विरल माध्यम हो गया हवा। तो जब सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम की ओर जा रही होती है तो वो टकरा करके वापस सघन माध्यम में लौट जाती है, तो इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी के कारण जो है मृग मृच्छिका दिखाई पड़ती है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं। परावर्तन क्या होता है? जब कोई किरण किसी परावर्तित पृष्ठ पर पड़ करके जो है वो इस तरह लौट जाती है तो परावर्तित हो जाती है। और ये क्या हो गया? अभिलंब, नॉर्मल। ये हमारा परावर्तित पृष्ठ हो गया। समतल दर्पण मान लीजिए, या कोई समतल पृष्ठ हो गया जिस पर पे जो है ये आपतित किरण हो गई। आपतित किरण आपतित किरण टकरा करके वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, ये होगी परावर्तित किरण। और ये है अभिलंब, यानी जो परपेंडिकुलर होता है समतल पे वो है अभिलंब। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, जहां पर ये तीनों मिल रहे हैं, ये क्या है? हमारा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब, अप अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण तीनों क्या है? एक ही तल में स्थित है, यानी एक ही प्लेन में है। और ये जो आपतन कोण है, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बनाया गया कोण है वो है आपतन कोण। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। तो ये परावर्तन कोण है, अभिलंब और परावर्तित, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये परावर्तन के नियम है, आपने जरूर पढ़े होंगे कक्षा 9, 10 में, 8 में। तो वैसे ही इनको दोहरा लिया गया है यहाँ पर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इतिहास में ये प्रश्न जो है काफी बार पूछा भी गया है। तो हम यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ही देखते हैं जो हमारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने, देवपाल ने, महिपाल प्रथम ने या धर्मपाल ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोपाल ने। गोपाल पाल वंश के शासक थे।
पाल वंश के शासक थे गोपाल। गोपाल के द्वारा ही किसकी स्थापना की गई? विक्रमशिला की। इनके उत्तराधिकारी हुए धर्मपाल। अच्छा सॉरी, गोपाल ने नहीं, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है वो किसके द्वारा बनाई गई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। तो धर्मपाल शासक थे 770 ईस्वी से लेकर के 810 तक, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते थे। तो धर्मपाल ने बिहार में जो है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की करवाई थी। साथ ही इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भी 200 गांवों को दान में दिया था। अब अगर आपसे पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, तो स्थापना करवाई थी कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी कुमारगुप्त प्रथम ने। 11वीं शताब्दी के कवि हुए सोइठल। तो सोइठल ने उदय सुंदरी कथा में उसे उत्तर पथ का स्वामी कहा। किसको? शासक धर्मपाल को क्या कहा? उत्तर पथ का स्वामी, उत्तरापथ का स्वामी कहा गया। तो इस प्रश्न को दोबारा से एक बार देख लीजिए कि किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो गोपाल ना होकर के हमारा धर्मपाल हो जाएगा। हाँ, पाल वंश के प्रथम शासक जरूर थे गोपाल। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। ठीक है, उसके बाद जो अगले शासक हुए वो हुए धर्मपाल, और धर्मपाल ने क्या बनवाया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया। क्लियर है? नालंदा विश्वविद्यालय ये कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये भी हमने इतिहास से ही इस प्रश्न को लिया है। राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में किसको पराजित किया गया था? किसको हराया गया था? ए पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, कुमारपाल और भीमदुत्य। तो इनमें से कौन सा सही होगा? पृथ्वीराज चौहान या जयचंद या कुमारपाल या भीमदुत्य? तो सही उत्तर हो जाएगा जयचंद को। तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें गौरी जीता था और जयचंद हार गया था। तो सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन जयचंद हो जाएगा। तो ये युद्ध कब लड़ा गया था? ये युद्ध हुआ था 1194 में। इससे पहले 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पृथ्वीराज चौहान जीते थे और गौरी जो है भाग गया था। उसके बाद दोबारा गौरी ने हमला किया 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध जहां मोहम्मद गौरी जीता, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इसके बाद जो है अगला जो 1194 में युद्ध हुआ वो चंदावर का युद्ध, जिसमें जयचंद को हराया गौरी ने। जयचंद कौन थे? जयचंद थे गढ़वाल के राजा, गढ़वाल वंश के, गढ़वाल के शासक थे गहड़वाल। ठीक है, और इनके दरबार में जो है संस्कृत के महान विद्वान श्री हर्ष ये रहते थे। श्री हर्ष ने एक पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम है नेषद चरित्र। नेषद चरित्र अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इस पुस्तक का नाम भी याद रखेंगे। नेषद चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? श्री हर्ष के। श्री हर्ष जो है वो किसके दरबारी थे? राजा जयचंद के। और जयचंद कहाँ से संबंधित है? जयचंद हमारे संबंधित है गहड़वाल वंश से। ठीक है, और जयचंद को किसने हराया था? गौरी ने हराया था। कब हराया? 1194 में। कि कौन से युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। तो इतनी बातें याद रखेंगे आप इस प्रश्न से। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न देखें, सोनम लोसार। सोनम लोसार उत्सव हाल ही में मनाया गया, ये किस देश में मनाया गया? ये उत्सव भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? तो सोनम लोसार बहुत प्रसिद्ध उत्सव है। कहाँ पे? नेपाल में। ये नेपाल में मनाया जाता है हर साल 15 फरवरी को। 15 फरवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि यहाँ पर जो तमंग समुदाय है नेपाल में, तमंग समुदाय इसको अपना जो है
नए वर्ष के रूप में, हैप्पी न्यू ईयर के रूप में, नव वर्ष के लिए मनाता है। कौन मनाता है? तमंग समुदाय। कहाँ पर? नेपाल में। कब मनाते हैं? हर वर्ष। ये 15 फरवरी को होता है, ठीक है। और इनके कैलेंडर के हिसाब से अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? नेपाली कैलेंडर के हिसाब से 2860वां वर्ष चल रहा है। तो वो नेपाली कैलेंडर के हिसाब से जो ईयर है वो 2860 चल रहा है। तो ये हिमालय क्षेत्र में मनाया जाने वाला उत्सव है सोनम लोसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो यहाँ कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के नाम दिए गए हैं। तो कौन सा जो नेशनल पार्क है वो छत्तीसगढ़ में है, ये आपको बताना है। अंसी, बेटला, इंद्रावती या गुगामल। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती। कौन सा स्थित है? इंद्रावती नेशनल पार्क। देख लेते हैं और बाकी के नेशनल पार्क भी। तो अंसी जो है वो कर्नाटक में स्थित है, बेटला झारखंड में स्थित है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित है और गुगामल जो है वो महाराष्ट्र में अमरावती जिले में स्थित है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। तो इन चारों को याद रखेंगे आप। अंसी कर्नाटक में है, बेतला झारखंड में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है और गुगामल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो ये चारों राष्ट्रीय उद्यान अक्सर जो है पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो जरूर इनको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है? वैसे सरल प्रश्न है, इसका सभी को उत्तर पता होगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या केरल। तो लिंगानुपात में सर्वाधिक किस राज्य में है? तो यह है केरल में। लिंगानुपात सर्वाधिक हमारा किस राज्य का है? केरल का। कितना है? 1084 है। तो बाकी राज्यों का भी आपको पता होना चाहिए कि किनका कितना है। तो केरल का 1084 है, 2011 की जनगणना के अनुसार है ये लिंगानुपात में। फिर तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 985 और छत्तीसगढ़ 991। तो कुछ के याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न जो है कभी कभी क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। तो आपको कुछ राज्यों के, खासतौर पर शीर्ष राज्यों के जो है वो लिंगानुपात याद होने चाहिए। अब हर साल आप देखते हैं एग्जाम्स में जनगणना से 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। तो ये फिक्स पैटर्न पे हम बात कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आने ही आने हैं उनको आपको पहले तैयार करना है। तो जनगणना को आप अच्छे से पढ़ लें 2011 की, क्योंकि 2021 की जनगणना हुई नहीं थी, अभी तक भी कोई जनगणना होने के भी आसार लग नहीं रहे हैं। तो जो भी प्रश्न आएगा वो 2011 की जनगणना से ही पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न जो है एक सरल प्रश्न था। आगे के वीडियोज में हम जनगणना से और भी प्रश्न जो है वो लाते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व हिप्पो दिवस। हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी या 16 फरवरी। तो हिप्पो दिवस मनाया जाता है हर साल 15 फरवरी को। हिप्पो जिसे आप दरियाई घोड़ा भी कह देते हैं। तो ये हिप्पो जो है विलुप्त प्राय जो है जानवर है, इसी के संरक्षण के लिए दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। तो इनकी दुर्दशा हो रही है, इनका जो है, और काफी समय से जो है इनकी संख्या घटती जा रही है। अवैध शिकार के कारण, ताजे पानी की कमी के कारण, और खेती जो है वो मैकेनाइज्ड खेती होने लगी है, शहरीकरण बहुत बढ़ रहा है। तो दर्राई घोड़ों के जो है जीवन पर संकट आ गया है। ये सबसे लुप्त प्राय बड़े स्तनधारियों में से एक माने जाते हैं। जो बड़े स्तनधारियों में लुप्त प्राय माने जा रहे हैं, इनको जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। कहाँ? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये सूची कौन तैयार करता है? IUCN तैयार करता है। तो IUCN की जो रेड डाटा लिस्ट होती है उसमें 9 कैटेगरी होती है। रेड डाटा लिस्ट में 9 कैटेगरी होती है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी होती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जिन पर सर्वाधिक खतरा होता है। जो विलुप्त प्राय जो जीव हैं उनको फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाता है। तो हिप्पो किस में है? हिप्पो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है IUCN रेड डाटा लिस्ट में। इनकी आबादी जो है अभी
1,15,000 से लेकर के 1,30,000 के बीच मानी जाती है। और ये अवैध शिकार, ताजे पानी की कमी के कारण, मशीनीकृत खेती और शहरीकरण के कारण लगातार इनकी जनसंख्या घट रही है। तो इन्हीं खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने और इस लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। क्लियर है? याद रहेगा, 15 फरवरी को मनाते हैं। आगे चलें। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में जो हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1861, 1851, 1871 या 1881? तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में जो हाई कोर्ट बनाए गए थे, ये कब बनाए गए थे? ब्रिटिश शासन के समय पर 1861 में। ब्रिटिश शासन ने, क्योंकि 1858 में भारत का जो शासन था वो सीधे क्राउन के अंडर आ गया था, यानी अंग्रेजी सरकार के अंडर आ गया था, ब्रिटेन सरकार के अंडर। उन्होंने अपनी जरूरतों को देखते हुए इन 3 बड़े प्रांतों में, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट्स की स्थापना की। 1861 में करी। कब करी? 1861। इसके लिए भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये पारित किया गया, हाई कोर्ट एक्ट लेकर के आए, जिसके तहत ये तय हुआ कि 3 शहरों में, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट बनाए जाएंगे, जो ब्रिटिश क्राउन की आवश्यकता के अनुसार ये इन्होंने किया था। और ये 1862 में फिर अगले साल इन तीनों शहरों में हाई कोर्ट्स स्थापित कर दिए गए। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस फैक्ट से लेकर के सवाल अक्सर जो है एग्जाम्स में बनाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और बहुत चांस है कि आने वाली परीक्षाओं में इसको जरूर पूछा जाएगा। ई जागृति पोर्टल। ई जागृति पोर्टल अभी लॉन्च किया गया, तो इसका क्या उद्देश्य है? तो ई जागृति पोर्टल का जो मेन उद्देश्य है वो आपको बताना है। उपभोक्ता विवाद निवारण की सुविधा के लिए, या फिर कृषि फसलों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, या छोटे व्यापारियों को ऋण देने के लिए, या दूर दराज के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए। तो ये जो पोर्टल है ये बनाया है उपभोक्ता विवाद निवारण की सुविधा के लिए। कंज्यूमर कोर्ट्स के बहुत सारे मामले आते हैं जहाँ कंज्यूमर के द्वारा कुछ ना कुछ जो है मामले दर्ज करे जाते हैं। किसी सर्विस को उनको खराब मिल जाती है, या कोई गुड्स जो है किसी कंज्यूमर को गलत मिल जाता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, कंज्यूमर कोर्ट में केस करता है। वहां पर कंज्यूमर कोर्ट में केस चलता है, उसमें समय लगता है। तो कंज्यूमर कोर्ट के जो मामले हैं वो जल्दी से निपटाए जा सके, तेजी से निपटाए जा सके, उसके लिए ही ये पोर्टल लाया गया है, ई जागृति पोर्टल। तो इसमें क्या करेंगे कि एआई का यूज करके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज करके जो है तेजी से उन मामलों को जो है ऑनलाइन केस फाइलिंग करना, शुल्क भुगतान करना और उनकी शिकायत का जो है सुनवाई करके उन मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए एआई का यूज किया जाएगा। और एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके थ्रू जो है इन सब सारे डाटा को जो है उपभोक्ता के बीच में और एक रिकॉर्ड के रूप में भी अच्छे से रखा जा सके, उपभोक्ता के साथ ये सारा रिकॉर्ड भी शेयर किया जा सके। तो इसमें और भी कई प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जिसमें वॉइस टू टेक्स्ट रूपांतरण, शिकायत प्लेटफॉर्म को जो है कुछ और चीजें जोड़ी जाएंगी, साथ ही मेटा डाटा निर्माण। इसमें वर्चुअल कोर्ट की सुविधा भी होगी। इसके लिए एआई और एमएल प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान में दक्षता और पहुंच को बढ़ाना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये उपभोक्ता विवादों का निपटान करने के लिए उसकी पहुंच बढ़े और शिकायतों का निपटान जल्दी हो सके, समय तुरंत हो सके, इसके लिए एआई का यूज करने के लिए ये पोर्टल लाया गया है। तो इसका नाम आप जरूर याद रखना, आने वाले समय में जब जरूर ये आपको एग्जाम्स के अंदर दिखेगा। क्या नाम है? ई जागृति पोर्टल। ई जागृति पोर्टल किसके लिए है? उपभोक्ता विवाद निवारण की सुविधा के लिए। बस इतना याद रखो। किसने लॉन्च किया है? उपभोक्ता मामला मंत्रालय ने लॉन्च किया है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के द्वारा, उसके सचिव, यहाँ के सचिव हैं, उन्होंने लॉन्च किया। मंत्रालय का नाम याद रखें, उसको उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, उपभोक्ता विवाद। तो इतना बहुत है, ठीक है। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में बजट जारी किया गया। बजट जो है एक वित्तीय लेखा जोखा होता है। बजट के वित्तीय लेखा जोखा से पहले आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा।
तो इसमें कौन सा मंत्रालय जो है ये समीक्षा पेश करता है? वार्षिक आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा आती है? योजना मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, या आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, सीएसओ द्वारा? तो क्या सही उत्तर होगा? वार्षिक आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा पेश की जाती है। जो वित्तीय लेखा जोखा है जिसे हम बजट कहते हैं वो भी वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता है। तो वार्षिक आर्थिक समीक्षा हर साल वित्त मंत्रालय द्वारा पेश की जाती है, भारत सरकार के अंदर में आने वाला विभाग हो गया। और ये क्या है, एक संक्षिप्त तस्वीर जो है ये पेश करता है। जैसे इस साल का बजट पेश किया गया कि अब जो 23-24 के लिए 24-25 के लिए बजट पेश किया जाएगा। अभी तो आंतरिक बजट आया था, बट अगर पूरे साल का बजट आता तो ये 24-25 का बजट कहलाता। पर 24-25 के बजट से पहले हमें एक आर्थिक समीक्षा ये पेश करनी होती है कि पिछले साल की स्थिति क्या रही है। तो पिछले साल कितना वित्तीय घाटा रहा, पिछले साल जो है कहाँ पैसा कितना खर्च हुआ, कहाँ पे पैसा कितना आया, तो वो होती है आर्थिक समीक्षा। ठीक है, आगे फिर जो बजट पेश होता है उसमें ये बताया जाता है कि आगे पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, वो होता है वित्तीय लेखा जोखा। पहले से बताना पड़ता है कि किस किस योजना में सरकार कितना कितना पैसा देगी। और आर्थिक समीक्षा में ये बताना होता है पिछले वर्ष में कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ है, उसमें कितना अनुमान था, कितना घटा हुआ है, ये सब बताया जाता है आर्थिक समीक्षा में। क्लियर है? इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आमतौर पर जो है केंद्रीय बजट की घोषणा के एक दिन पहले जो है इसको घोषित किया जाता है। अभी बजट कब आता है? अभी जो बजट पहले तो आता था 28 फरवरी को, अब आने लगा 1 फरवरी को। 2017 से चेंज हो गया है ना। 2017 से पहले जो है वो 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था, या जो भी फरवरी की अंतिम तारीख होती थी, अगर 29 होती थी तो 29, नहीं तो 28 को। ठीक है, और अब जो है 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है 2017 में। 2017 में ही क्या कर दिया गया कि जो रेल बजट और रेल बजट को किस में मर्ज कर दिया गया? आम बजट के साथ। रेल बजट आम बजट उससे पहले अलग अलग हुआ करते थे। तो आम बजट ये हम इसको बोलते हैं, जो आज अब तो सिर्फ बजट ही रह गया। जो पूरा बजट होता है उसको जो है आम बजट बोला जाता था, रेल मंत्रालय का अलग बजट आता था तो वो रेल बजट कहलाता था। और बाकी सब विभागों का एक बजट आता था जिसे आम बजट कह देते थे सामान्य भाषा में। अब ये दोनों मर्ज कर दिए गए हैं, तो अब एक ही वित्त मंत्रालय द्वारा एक ही बजट पेश किया जाता है, अलग से कोई रेल का बजट नहीं पेश होता, वो इसी में सम्मिलित रहता है। ठीक है, तो आज के हमारे सारे प्रश्न हो गए। अब एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में मैं देता हूँ। तो आज के अगर सारे क्वेश्चंस को आपने ध्यान से जो है देखा है, समझा है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी है महाराष्ट्र, सी है झारखंड और डी है बिहार। तो जो भी उत्तर आपको सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।